नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप जैन एडवोकेट हूँ। आपके सामने आज जो नए भारत का जो स्तर दुनिया में बढ़ रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है। वो ऐसी सभ्यता जो मानव केंद्रित, ईश्वर निर्मित, हर समाज, हर मानव के लिए एक नया जीवन देती है। हम ऐसी संस्कृति के बारे में आज बात करेंगे जिसने दुनिया को बहुत ही दिया है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, जीवन जीने का सलीका दिया है। ऐसा कोई शास्त्र विषय नहीं है दुनिया में जो हमारे भारत ने दुनिया को दिया है। भारत ऐसी विशाल संस्कृति से आज आगे बढ़ रहा है। जो कभी मिटा नहीं वो भारत है। मनोज कुमार कहते हैं उपकार फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ऐसी मेरी महान धरती है तो सोना ही उगलते आएंगे। आपने देखा होगा किसी दुनिया में किसी देश के लिए सोने की चिड़िया जैसा कभी कहा गया है? कहा गया तो सिर्फ भारत के बारे में। आपने कभी देखा है ऐसा देश दुनिया में, ऐसी संस्कृति दुनिया में जहाँ पे दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा राजा वहाँ पे कोई सीखने के लिए आता था तो कुछ लड़ाई करके लूटने के लिए आता था। दुनिया के सारे बच्चे, उन्हें लगता था जब भी विद्वान हो तो भारत जाऊँगा तभी पढ़ के आऊँगा। भारत की तक्षशिला, नालंदा जैसी महाविद्यालय, विक्रमशिला जैसी महाविद्यालय, जहाँ हजारों लोग वहाँ सीखते थे। वहाँ पे ऋषि मुनि, शिक्षक, आचार्य, ऐसी गुरुकुल पद्धति वहाँ रहती थी। गुरु के साथ सीखना, दुनिया को समझना, जिसमें रुचि हो उस विषय में आगे बढ़ना, फिर उसे अपने साहित्य में परिष्कृत करना, उसको ग्रंथों में रचना करना, उनको सहेज कर रखना और वो सहेज कर आने वाले पीढ़ी के लिए वो जानकारी दे। ऐसा ही इस भारत का महान उद्देश्य रहा है। इस संस्कृति का वही उद्देश्य उसके चरणों में, उसके जीवन में, उसके रोम रोम में, उसके रंग रंग में हमें दिखता है। अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ? ऐसा भारत देश जो आजन्मा है और सतत चल रहा है। दुनिया में हम देखेंगे बहुत सारी संस्कृतियाँ आई और निकल के गई। बॉबिलियन संस्कृति थी, मेसोपोटामियन संस्कृति थी, ग्रीक रोमन संस्कृति थी, कितनी चाइना संस्कृति थी। लेकिन चाइना आज देश भर के संस्कृति के नाम में उसमें कोई अलग ही है। आज भारत अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम देखेंगे जब मानव का निर्माण हुआ, उसके बाद से जो संस्कृति का निर्माण हुआ, तो भारत भी अपना देश, कोई देश, जो देश की व्याख्या आज की जाती है, उस सनातन जन्म टाइम में हम देखेंगे वो कोई व्याख्या नहीं थी। वो एक संस्कृति, एक रचना थी, एक दुनिया का भूभाग था। ऐसा गौरवशाली भूभाग जहाँ जीवन का स्तर बहुत ऊंचा था। हम देखेंगे यूरोप में, अफ्रीका में जब इंसान जीने के लायक जीना भी नहीं चाहता था, वो जानवरों के जैसे जीता था, गुफा में जीता था, उसे कोई ज्ञान नहीं था। तब भारत में बड़े बड़े आचार्य, गुरुकुल जीवन पद्धति का अस्तित्व था। उसी टाइम में भारत में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहर बने जो नियोजनबद्ध थे। वो भी शहर ऐसे थे, ऐसे घर थे, उसमें खाना पीना, रहना, सोना और शौच
स्वच्छता, उसके लिए अलग अलग वो हिस्से थे। हम देखते हैं भारत, ऐसा भारत देश अपनी पुरातन संस्कृति से बस आगे बढ़ रहा है। हमें उसका गौरव होना चाहिए। हम देखेंगे कि राजा आए, अब राजा रामचंद्र थे, उनकी 20 पीढ़ियाँ उनके आगे थी। उन 20 पीढ़ियों का भी नाम भारत के ग्रंथों में लिखा है, लोगों को मालूम है, उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसा भारत जो गौरवशाली था। हम ऐसे भी सीखे हैं कि भारत का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम का जो मेन क्या जो वीर बालक जलमा, उसका नाम भरत था। वो महाविद्वान था, महाशूरवीर था, उसके नाम से भारत नाम पड़ा, ऐसा भारतवर्ष। और हमें जो सिंधु संस्कृति, वहाँ से हिंदू संस्कृति का जो नाम आज चल रहा है दुनिया में, उस नाम की व्याख्या को जन्म होगा। तो भारत का जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो बहुत पुराना है। उससे सारी दुनिया को उसका प्रयोजन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है, ऐसा आप देख सकते हैं। भारत के जो वेद है, 4 वेद है, 18 उपनिषद है, उसमें क्या है? उसमें इतना ज्ञान भरा हुआ, हर शाखा का अलग अलग बारे में ज्ञानों की भांडार भरा हुआ है। ऐसे विद्वान लोग भारत के खाली जीवन स्तर में पशु सबको मारकर या पेड़ पौधे खाकर जीना या खेती करना, बाद में खेती का प्रचलन हुआ, साग भाजी का खाना खाने का नया सलीका बन गया, वो उनका उद्देश्य मूलतः था नहीं। वो खाली शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, शरीर को जीवंत रखने के लिए उसका उपयोग करते थे। आज देखेंगे उस टाइम में जब ऐसे विद्वान गांव-गांव में बनते थे, भारत में ऐसी गाँवों की, खेड़ गाँवों की, ग्राम की ऐसी रचना बनी हुई थी, नगर रचना बनी हुई थी, शहरों की रचना बनी हुई थी। शहर में राजा रहते थे, उनके राज्य में गांव के प्रधान, वो तालुका का प्रधान, सब ऐसे मिलजुल के वहाँ पे जाते थे और उनके कंट्रोल से, उनके आदेश से ये सरकार चलाते थे, राज्य सरकार चलाते थे, न्याय व्यवस्था चलाते थे, आर्थिक व्यवहार करते थे, अपने जनता का ख्याल रखते थे। ऐसा भारत का इतिहास है। और उसके पहले भी हम देखेंगे कि ऐसे घरों में कोई बच्चे प्रतिभाशाली होते थे तो वनों में जाकर नदियों के साथ, वातावरण में पेड़ों के साथ वहाँ पर बैठकर अध्ययन करते थे। ये वेदों की निर्मित भी वैसी हुई है। वेदों का कोई इतिहास नहीं है, इतने साल से बने हैं सब। जिसे जो लगा ऐसा है, साइंस है, ऐसा विज्ञान है, ऐसी कला है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा साहित्य है, ऐसे खोजबीन जिन्होंने की, उन्हें नया नया उसको प्रमाण मिले, उन्होंने वो लिख के लिए और उस वेदों के रचना में वो संग्रहित किए गए। ऐसे देखे जाएगा तो हजारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने अपना जीवन, अपने लक्ष्य ज्ञान के प्रति समर्पित किया। ऐसा जीवन दुनिया में कहीं दिखा नहीं देता। इंसान और प्राणियों में यही फर्क है कि इंसान में ज्ञान है, कला है, प्राणियों बोलना भी आता है, संस्कृति है। ऐसा प्राणियों में नहीं दिखता, वही फर्क। ये 2 चीज़ निकाले, 3 चीज़ निकाले तो इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं है। ये भारत के जो जूने पुराने विज्ञानविद हुए, शिक्षाविद हुए, तपस्वी हुए, आचार्य हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने दुनिया को एक दिशा दी। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और जीवन जीने की कला है। जो इसे मानता नहीं, जिसे आता ही नहीं, वो पशु समान ही है। ऐसा भारतीय साहित्य में, भारतीय जीवन प्रणाली में कहा गया है।
और आप देखेंगे ऐसे महान वीर जिन्होंने वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, आज दुनिया में सब जगह उनका ही बोलबाला है। भारत की महान संहिता दुनिया में किधर दिखती नहीं है, सिर्फ भारत में ही है अस्तित्व में। ऐसे ज्ञान के बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो वेदों में लिखा था, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ऐसे वेदों में हम देखेंगे यजुर्वेद, तो इसमें सब ज्ञान है और उसमें साथ में आरोग्य विषय जानकारी है, औषधि है। आप देखेंगे कि जो आज प्रचलन हो रहा है सब जगह कि आयुर्वेद का, भारतीय योगा पद्धति का, दुनिया में इसको बहुत ही डिमांड है। ये भारतीय जीवन पद्धति बहुत अग्रसर है, तो हिंसा को छोड़ती है, शांति को लाती है, इंसान को इंसान बनाती है, जानवर नहीं बनाती है। ऐसा उच्च लेवल का, उच्च कोटि की समाज जीवन पद्धति हमने भारत में देखी है। ये चिंतन गणन करने का समय है। तब देखेंगे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ये कितने विदुषी विद्वान हो गए जिन्होंने दुनिया को खगोलीय ज्ञान दिया, गणितीय ज्ञान दिया। इसके बारे में हम सोचेंगे कि देखते हैं कि जो भारत जो शून्य की कल्पना की, उससे याद दुनिया चलती है। अगर शून्य नहीं होता तो दुनिया में गणित ही नहीं होता, एक दुनिया अस्तित्व नहीं होता, ना कंप्यूटर दिखते, ना कोई कंप्यूटर के आधारित कोई व्यवस्था दिखती। आज हम देखते हैं सब विमानों में घूमते हैं, ट्रेनों में घूमते हैं, बड़े बड़े कंपनी में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में चलाई जाती है। उसके लिए जो गणित, अंक गणित, जो भारत में ही दुनिया को दिया। भारत का शास्त्र हर जगह उपयोग किया जाता है। आज ऐसे देखेंगे कि हमने, भारत ने जब परतंत्रता देखी, उसके बाद बहुत विनाश भी देखा, एक गौरवशाली इतिहास भी देखा। राजा राम, कृष्ण, अर्जुन जैसे महाराजा देखे, बाद में बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ देखी, दक्षिण में बड़े चौल राजा देखे, उत्तर में भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गुप्तकालीन साम्राज्य देखे, मौर्य साम्राज्य देखे, जिन्होंने दुनिया को भारत का लोहा मनवाया। ऐसे राजा देखे, चंद्रगुप्त मौर्य देखे, अशोक देखे, जिन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो जीवन पद्धति यानी जो हिंदू धर्म से निकले हुए जो आचार विचार नए पद्धति से निकले, उसका आदान प्रदान दुनिया में किया। तो भारत ऐसी धार्मिकता, शिक्षा से, प्रगति से, विज्ञान से बहुत ही दुनिया को आकर्षण का केंद्र रहा है। जापान में कहते हैं भारत यानी स्वर्ग का द्वार, चीन में कहते हैं भारत स्वर्ग है। ऐसी लोक मान्यता हजारों सालों से चली आ रही है। ऐसे भारत में हमारा जन्म लेना वही दुनिया में बहुत बड़ी जीवन का पुरुषार्थ माना जाए तो ऐसा भारत आज आगे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे भारत पर कुषाण, हून, मुगल, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत को तहस नहस कर दिया, लेकिन फिर भी भारत जागृत हुआ, जाग गया। भारतीय लोगों ने अपने मंदिर को फिर से बनवाए जो तोड़े गए थे, लूटे गए थे।
अपना जो संस्कृति को छोड़ा नहीं। जब अंग्रेज संस्कृति आई, अंग्रेज आए, उन्होंने प्लानिंग से भारत से अपने गौरवशाली इतिहास भुलाने के लिए नए पद्धति का इंग्लिश शिक्षण, नए शिक्षण पद्धति को चालू किया। उससे गुरुकुल पद्धति को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन साथ में आप देखेंगे जो खुद का बढ़ावा कर रहे थे, उन्होंने 16 से के बाद अंग्रेज भारत में आने के बाद ही उन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिक संशोधन किए, नए नए शोध लगाए, नए नए विज्ञान का विस्तार किया, नए नए भौतिकवादी काम करने वाले ऐसे इंजन बनाए, टीवी बनाया, रेडियो बनाए, मशीन बनाया, बोर्ड बनाई, रेलवे बनाई और बहुत सारे लैंप बनाया, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी काम किए। लेकिन आप सोचेंगे कि भारत में अंग्रेज आने के पहले अंग्रेज के पास क्या था, उन्होंने किस बेसिक से बनाए। ऐसा भी कहा जाता है दुनिया में कि भारत से बहुत सारे ग्रंथ, तो प्राचीन ग्रंथ थे जिनमें सब लिखा हुआ था। उसके बाद ही वो लंदन में ले गए। उसके बाद ही देखेंगे कि आप बहुत सारे अंग्रेज़ों ने दुनिया में आधुनिक शोध लगाए, आधुनिक चीज़ों को बनाया है, विमानों को बनाया। उनके पहले तो नहीं थे। हम देखेंगे कि भारतीय ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है विमान कैसा बनाया जाता है, आज भी उसमें लिखा हुआ है। आप देखेंगे चित्र ऐसे। आज आप देखेंगे सुश्रुत ने जो पुराने समय में सैनिक लड़ाई में जाते थे, उनके नाक कट जाते थे, कान कट जाते थे, हाथ कट जाते थे, उनको वो जोड़ के फिर से ऐसा बनाते थे। और ऐसा भी जब अंग्रेज भारत में आए तब अंग्रेज़ों ने, कुछ अधिकारियों ने देखा कि भारत के कुछ गाँवों में ऐसे कुछ जानकार लोग हैं जो नाक कटा हुआ तो उसको नाक जोड़ते थे। फिर वहाँ से वो सीखकर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का दुनिया में उसका आविष्कार किया। तो भारत का दिया हुआ दुनिया को बहुत सारा है, हम भारत को कैसे भूल सकते हैं। भारत के पास उस टाइम में भी अणुविज्ञान का कनाद शाह नाम के बहुत ऋषि मुनि ने अणुस्फोट करके दिखाया, अणु का विच्छेदन करके दिखाया। इस दुनिया में फर्स्ट टाइम हुआ था। आप देखेंगे शस्त्रों में भारत प्रतिभाशाली था। भारत के शस्त्र, भारत के राजा दुनिया में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। ऐसे देश में जब अंग्रेज़ों ने आकर जो लूटमार की, जिससे भारत गरीब हुआ। आप देखेंगे भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भी भारत का चलन अमेरिका के चलन के साथ में था। आज अमेरिका चलन का भाव 80 रुपये तक गया, लेकिन उस टाइम में हम समान थे, इतना लूटने के बाद भी। तब हम देखेंगे कि भारत एक ऐसी सोने की चिड़िया थी जिनका बहुत सारा धन मंदिरों में भारतीयों को अच्छा तो शौक होने वाला सोना जवाहर जो मंदिर में दान करते थे, खुद के लिए वो यूज़ करते थे, वो था, ज्ञान था और जीवन जीने की कला थी। भारतीय साहित्य, शाकुंतल हो और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये दुनिया का ऐसा पहला सिद्धांत है कैसी एक्टिंग की जाए, कैसा काम किया जाए, कैसे आदमियों को जीवन जीने का आविष्कार किया जाए। नाट्यमय प्रतियोगिता, नाट्यमय कार्यक्रम, संगीत, ये सब भारत की देन है। ऐसा माना जाता है भगवान शंकर ये संगीत के देवता है, और रावण जिन्होंने संगीत पर बहुत ही अपनी छाप छोड़ी है, उन्होंने राग निर्मित किया, ऐसा बोलते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र सिखाया है। गीत देखेंगे तो भारत में जो पुराने से बने हुए हैं। ऐसा भारत
जो शक्तिशाली भारत था, जिसकी नदियाँ पवित्र है, जिसके रीति रिवाज, उसकी धार्मिक मान्यता आदर्श है। ऐसे भारत को समझना हमें गौरवित करता है। आज मैं भारत की गौरव गाथा इस विषय में आज पहला एपिसोड आपके सामने मैंने रखा है। आपको कैसा लगा मुझे इस YouTube पर ज़रूर कमेंट करके उत्तर देना, और आगे भी इसी बारे में नए नए भारत की गौरव गाथा भाग 2, 3, 4, 5 ऐसे आते रहेंगे, वो आप ज़रूर देखना। यही मैं आपको नमन करके कहता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। मैं आपको नए नई बातें सिखाऊंगा, दुनिया की अलग अलग कला क्षेत्र, खेल, विज्ञान, साहित्य और फिल्म जगत, खेती, मोबाइल्स, दुनिया में जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर दूंगा, और आप भी उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप मेरा ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।